नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील मौर्य। इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था में हम आज पढ़ने वाले हैं कृषि अर्थात एग्रीकल्चर। आज का जो टॉपिक है वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां से प्रश्न तो बनते ही हैं, लेकिन इस कृषि के बारे में समझा जाए तो इसे एक विषय ज्योग्राफी वहां पर भी इसका अध्ययन किया था, लेकिन हम जो इसको आज पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था में, और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं या बन चुके हैं, उन्हीं का अवलोकन करते हुए आज हम आपके समक्ष यह चैप्टर लेके आए हैं। कृषि, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीनतम समय से, अर्थात आपने इतिहास में पढ़ा होगा, एक सभ्यता हुआ करती थी, वैदिक सभ्यता, सॉरी, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में उस समय लोग, इसके पहले के जो लोग थे उस समय कृषि करना नहीं जानते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कृषि का जब कार्य करना प्रारंभ किया, अर्थात क्यों? क्योंकि जो वर्तमान स्तर पर हम लोग, जो जीव जंतु हैं या मनुष्य है, उसके खाद्यान्नों की आपूर्ति हेतु कृषि कार्य करना अनिवार्य हो गया। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, जैसे जैसे कृषि का विकास होता चला गया, कृषि के आधुनिकीकरण प्रारंभ हो गया, और वर्तमान स्तर पर आप देख रहे हैं कि भारत वर्तमान में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। जैसा कि आपको बता दें कि उस समय हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं जो लाई गई थी, उस समय एक तीसरी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, और उस तीसरी पंचवर्षीय योजना में, जिसे असफल योजना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय हमने दो प्रमुख युद्ध लड़े थे, 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाक युद्ध। इस समय हम अमेरिका से, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतना खाद्यान्न नहीं होता था, तो हमने अमेरिका से सहयोग मांगा, खाद्यान्न मांगा कि हमको गेहूं दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो लोग थे, एक तो हम तो युद्ध से ग्रसित, यानी कि युद्ध में चाइना के साथ युद्ध किए, पाकिस्तान के, और जो कुछ बचा तो वो एक अकाल पड़ गया। तो भूखमरी से लोग, हमारे देश के लोग मर रहे थे। तो उस समय हम लोगों ने जब अमेरिका से सहयोग मांगा, तो अमेरिका ने हमको, मतलब जो थर्ड क्वालिटी का, सबसे बेकार किस्म का जो गेहूं था वो हमको दिया, और इसके बाद वो भी देने से इनकार कर देता है। तब देश को यह हुआ कि अब हमें कहीं ना कहीं खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर देश को बनाना होगा। तो ऐसे ही कुछ प्रमुख फैक्टरों की हम आज चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कृषि। कृषि, सबसे पहले आपको बता दें कि यह भौतिक एक अर्थव्यवस्था का यह हिस्सा है, अर्थात कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। किसमें रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र। आपको हमने अर्थव्यवस्था में क्षेत्र बताए होंगे, अर्थव्यवस्था में क्षेत्र, उनमें से आपको हमने बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र, नंबर पहला बताया था प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक जो क्षेत्र है, इसमें आपको हमने बताया था कि कृषि को रखा गया है, और हमने यहीं पर चर्चा की थी कि कृषि के अंतर्गत किन चीजों को सम्मिलित किया जाता है। तो हमने आपको बताया था कि इसी में खेती बाड़ी शामिल होती है, यानी कि जो खेती वगैरह फसल जो भी उपज करते हैं। इसी में पशुपालन को भी रखा जाता है, इसी में खनन को रखते हैं, इसी में मत्स्य पालन होता है, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, इसी में मुर्गी पालन होता है, मुर्गी पालन, इसी में मधुमक्खी पालन होता है, मधुमक्खी पालन। तो यहां पर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आप इन चीजों को समझ चुके थे, और आपने जाना था कि जो कृषि है वह प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, और भौतिक अर्थव्यवस्था में इसका अध्ययन होता है। दोस्तों, जो कृषि है, तो कृषि में कहा जाता है कि इसके क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रमुख क्षेत्र में पड़े हैं, तो यहां से प्रश्न भी बनते हैं, जैसा कि अगर आप इसमें बात करें मत्स्य पालन, इनके लिए प्रमुख योजनाएं भी पूछी जा सकती हैं। तो हम योजनाओं का एक स्पेशल टॉपिक लेके आएंगे, तो वहां पर इनकी चर्चा करेंगे। तो यहां पर जो कृषि के बारे में कहा जाता, पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कथन है कि सब कुछ इंतजार करता है परंतु कृषि नहीं। एक कथन है कि सब कुछ इंतजार
करता है परंतु कृषि नहीं। ध्यान रखिएगा, ये किसका कथन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है। इन्होंने कहा है कि सब कुछ इंतजार करता है परंतु यानी कि कृषि नहीं। कृषि को आप जैसा कि जानते हैं कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता था। जैसा कि आपको बता दें, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना जब लाई गई थी, उसमें आपको पता होगा कि उद्देश्य रखा गया था कृषि एवं सिंचाई। मतलब हमारे देश में कृषि तो होती थी लेकिन पुरानी पद्धति के हिसाब से होती थी, उतना हम उत्पादन नहीं कर पाते थे, उतना उत्पादन नहीं होता, उपभोग यानी कि मांग ज्यादा थी। तो ऐसी स्थिति पे उस समय सरकार ने क्या किया कि मानसून के कृषि यानी कि जो भारतीय कृषि है मानसून का जुआ कहते थे, और जुआ शब्द जैसा कि जानते हैं आप, तो वहां से क्या था कि अगर मानसून समय से आता था तो कृषि बहुत अच्छी हो जाती, यानी कि हमारे यहाँ पर फसल बहुत अच्छी होती थी, उत्पादन बेहतर होता था। लेकिन अगर मानसून समय से ना आए या लेट हो जाए तो उस समय हमारे यहाँ पर जो कृषि होती थी, जितना उपभोग की यानी कि मांग थी, उतना उत्पादन नहीं हो पाता था। इस वजह से हमारे यहाँ पर भुखमरी की समस्या आ जाती थी। तो इन सभी चीजों को, पहलुओं को रखते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना में रखा गया कि हम सबसे पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लेके आएंगे। मतलब इसके लिए कार्यक्रम लाया गया था सन 1952 में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उसी के तहत बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं स्थापित की गई और तीन प्रमुख परियोजनाएं थी। इनमें से दामोदर नदी घाटी परियोजना, जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। जैसा कि आप जानते हैं कि दामोदर नदी मिलती कहां पर है? तो वास्तव में अगर देखें तो ये बिहार, सॉरी पश्चिम बंग, जो पश्चिम बंग है, तो वहां पर यह परियोजना सर्वप्रथम निर्मित की गई। इसके बाद यहीं पर भाखड़ा नागल बांध परियोजना, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब की सतलज नदी पर इसका यानी कि निर्मित किया गया है। इसी में हीराकुंड बांध परियोजना, फिर आगे चल के यहीं पर रिहंद बांध परियोजना आ जाती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके परियोजनाएं लाई गई, लेकिन प्रमुख रूप से तीन प्रमुख परियोजनाएं सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय नदी घाटी की स्थापना की गई थी। अब जब उस समय क्या कहा गया था कि सिंचाई यानी कि कृषि एवं सिंचाई पर जोर दिया गया था। कृषि एवं सिंचाई, वहां पर मकसद ये था कि जो भारत में जो सिंचित कृषि नहीं होती थी, मानसून आता था, बारिश होती थी तो कमाए फसल हो जाती थी, लेकिन भारत में सिंचाई के इतने ज्यादा संसाधन नहीं थे। तो सिंचाइयों को बढ़ाने के लिए, इसके लिए क्या किया गया? नहरों का निर्माण करना प्रारंभ किया गया, नलकूपों का प्रयोग किया गया, तालाबों पोखरों का प्रयोग करना प्रारंभ किया गया। यही इसका उद्देश्य था। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास में आपको पढ़ाया जाता है, एक दिल्ली सल्तनत प्रारंभ होती है जब 1206 में इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। तो इसमें 5 प्रमुख वंश हुए थे। एक था गुलाम वंश, तो इसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैद वंश और लोदी वंश। उनमें से जो लोदी वंश था, तो लोदी वंश के पहले आपका सैद वंश, सैद वंश के पहले फिर आता है यहां पर तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के जो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कराया था। अर्थात सिंचाइयों के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन बना? तो कहा जाता है कि वहां पर गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। तो इसी प्रकार से यहां प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सिंचाई पर जोर दिया गया। तो अभी आप क्या समझा आपने कि जो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, और इसमें प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो क्या चीजें कृषि के अंतर्गत आती हैं, तो आप इसमें समझ पा रहे हैं कि खेती बाड़ी, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, ये सभी किसमें आते हैं? ये सब कृषि के अंतर्गत रखे जाते हैं। और इसमें एक कथन है कि सब कुछ इंतजार करता है परंतु कृषि नहीं। मतलब ये किसने कथन कहा है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था उस समय क्या, कि मतलब कृषि एवं सिंचाई पर जोर देना। आगे अगर बात करें तो कहते हैं कि कृषि जो है, तो कृषि वस्तुओं की मांग कैसी होती है? लचीली होती है। अब इसको भी ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि कृषि वस्तुओं की मांग लचीली होती है, लचीली होती है। तो कृषि वस्तुओं की मांग जो है वो लचीली जो होती है,
लचीली का मतलब अभिप्राय क्या है? यहां पर बताया कि अगर कृषि वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, कृषि वस्तुओं की अगर इसमें क्या हो, कीमत बढ़ जाए, तो फिर उसकी जो मांग होती है, जो मांग होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। मतलब जब कृषि वस्तुओं की क्या होगी, यानी कि कीमत जब बढ़ जाएगी, तो उस समय कृषि वस्तुओं की मांग फिर क्या हो जाती है, घट जाती है। और यही चीज जब कीमत इस समय, कीमत जब घट जाती है, तो उस समय फिर मांग क्या हो जाती है, मांग हो जाती है, बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाएगी। तो इसी को कहा जाता है कि कृषि वस्तुओं की जो मांग होती है वो लचीली होती है, वो उसके कीमत पर आधारित होती है। जैसा कि आप अगर जाते, मान लेते हैं कि आप जाते हैं मार्केट, और मार्केट में जाकर के आपने कहा कि भैया टमाटर लेने, लेते आना, आपके घर वालों ने कहा, और आप टमाटर जैसे मार्केट में आप पहुंचते हैं तो वहां पर देखा कि टमाटर तो यहां पर 100 रुपए केजी है। तो आपने उसकी कीमत देखा तो टमाटर आप कितना लेके आए, आधा केजी लेके आ गए। अगर यही टमाटर 20 रुपए केजी है, इसका मतलब है कि कीमत कम है, तो आप टमाटर हो सकता है 1 किलो या 2 केजी भी ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कीमत आपको उस समय वहां पर दिखाई दे रही है। तो यहां वही कहना है, इस शब्द का मतलब अभिप्राय वही है कि कृषि वस्तुओं की मांग लचीली होती है। अर्थात याद रखना है कि कीमत वस्तु, यानी कि जो कृषि वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत जब बढ़ेगी तो उस समय मांग इनकी घट जाती है, और जब कीमत उस समय इनकी क्या होती है, यानी कि घटती है, तो उस समय क्या होती है, मांग फिर बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं भारत में कृषि वर्ष की। भारत में, भारत में कृषि वर्ष, कृषि वर्ष, देखिए भारत में जो कृषि वर्ष है ये कब से प्रारंभ होता है। जैसे भारत का वित्तीय वर्ष तो आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, लेकिन कृषि वर्ष की बात करें तो ये प्रारंभ होता है 1 जुलाई से, और कब तक चलेगा, तो 30 जून तक चलेगा। ध्यान दीजिएगा कि भारत का कृषि वर्ष कब से कब तक इसकी अवधि होती है, तो 1 जुलाई से 30 जून तक। ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो वास्तविक तरीके से जो मानसून आता है, जो हमारे देश में सबसे ज्यादा वर्षा कराता है, उसका नाम है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून का आने का जो समय होता है आपके देश में, तो दक्षिण भारत के मालाबार तट अर्थात केरल की बात करें तो वहां पर लगभग 1 से 5 जून के बीच में आ जाता है, यानी कि पहले सप्ताह कह सकते हैं, जून के पहले सप्ताह में। तो जिस समय, यानी कि वहां से क्या होता है कि मानसून हमारे देश में लगभग लगभग संपूर्ण क्षेत्र में मानसून आ जाए, तो पूरे संपूर्ण भारत के क्षेत्र में आने में लगभग लगभग उसको जुलाई, जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर वहां पर 1 जून को मानसून आता तो लगभग 15 से 20 जून तक हमारे यहां पर समय होता है उत्तर प्रदेश में आने का। तो पूरे क्षेत्र में जो मानसून आने का समय लगभग पूरे क्षेत्र में जब आता है वो होता है जुलाई का समय। तो इस समय ही जैसा कि आप जानते हैं कि आगे भारतीय कृषि को मुख्य रूप से 3 भागों में फसलों के आधार पर इसको बांटा जाता है। अब इसकी चर्चा करेंगे। तो उनमें से सबसे पहली फसल जो होती है वो होती है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल की जो बुआई का जो समय है वो जून और जुलाई पे होता है। इसी समय भारत में मानसून आते हैं, और वह उसे वर्षाकालीन मानसून यानी कि कृषि भी कहा जाता है या फसल कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हम सिंचाई के माध्यम की हमें आवश्यकता नहीं होती, वो यानी कि प्रकृति द्वारा जो वर्षा होती है उसी के माध्यम से उस फसल का उत्पादन करते हैं। तो यहां पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक के बीच में होता है। अब बात आती है कि कृषि क्षेत्र में अगर इनको कार्य करने के लिए, यानी कि कृषि क्षेत्र में अनुसंधान की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो ICAR है। पहले समझते हैं कि कृषि क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था, सर्वोच्च संस्था अनुसंधान की है, ये ध्यान दीजिएगा, अनुसंधान या शोध कह सकते हैं। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान की सर्वोच्च संस्था, की सर्वोच्च संस्था ICAR है। ICAR मतलब इसे बात करें
इंडियन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये है। यानी कि आईसीएआर जो है वो भारतीय कृषि की सर्वोच्च संस्था है और इसकी जो स्थापना की गई थी सन 1929 में इसकी स्थापना की जाती है। तो सन 1929 में इसकी स्थापना की गई और इसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर ये कहां पर है, तो वो है नई दिल्ली पे। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो आईसीएआर इसकी स्थापना मतलब क्या था कि जो अनुसंधान के कार्य हैं वो मृदा के लिए भी हो सकते हैं, जैसा कि हमारे देश में उत्पादकता वर्तमान स्तर पर इसको देखा जाए तो अब अनुसंधान संबंधित बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया। अब कृषि हमारी मशीनीकरण के माध्यम से भी की जाने लगी। पहले जो था वो परंपरागत तरीके से होती थी। चूंकि उपभोग की मांग बढ़ती जा रही है, उसका उत्पादन यानी कि आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति लाई गई थी। फिर हमारे देश ने भी इसको स्वीकार किया और वर्तमान स्तर पर उपभोग को देखते हुए यानी कि उसकी मांग को देखते हुए उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक हो गया। तो इसके लिए हमारे देश में भी यहां पर क्या किया गया कि इसमें मुख्यतः अनुसंधान संबंधित कार्यों के लिए, वो मृदा के लिए हो सकता है, वो बीज के लिए हो सकता है, वो परामर्श के लिए हो सकता है या वितरण उत्पादन के लिए हो सकता है, इसकी स्थापना की गई। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 और इसके साथ इसका मुख्यालय कहां पर है, तो आपके आ जाता मुख्यालय नई दिल्ली पे आता है। बात करें इसके पहले कि इसका पूर्व नाम क्या था। अगर इसका नाम पूछे इसका पूर्व नाम क्या था, पूर्व नाम, इसका नाम जो पूर्व था कि इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ये इसका पूर्व नाम रखा गया था। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे कि भारतीय जो कृषि है, तो भारतीय कृषि के बारे में बात करें तो यह इसे भारतीय कृषि जो है ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। भारत कृषि प्रधान देश था। इसमें बात करें वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कार्यरत लोग इसमें कितने परसेंट है, तो आज भी लगभग 51% इस पे काम कर रहे हैं। यानी कि कृषि पर कार्य कर रही जनसंख्या लगभग 51% लोग आज भी कृषि संबंधित कार्य करते हैं। अगर इसके आंकड़े देखें, अगर हम कह दें कि बताइए इसमें 100 व्यक्ति हैं तो 100 व्यक्ति में कितने व्यक्ति लोग कृषि का कार्य करते हैं, तो इनमें से 51 ऐसे व्यक्ति हैं जो कृषि संबंधित कार्य करते हैं। जबकि हमारे देश में अगर इसकी जीडीपी की बात करें, इसमें जीडीपी का योगदान जो है कृषि का कितने यानी कि परसेंट है, तो 17% योगदान है। और अभी आंकड़े अगर हालिया के समय के देखें यानी कि 2021 और 22 का देखा जाए तो 16.3% से 7% के मध्य में वर्तमान विश्व जीडीपी का योगदान है। तो वर्तमान में स्तर पर यहां पर कार्यरत लोग जो है 51% और इसके साथ जीडीपी में इसका कुल योगदान 2011 की जनगणना के हिसाब से कुल 17% इसका योगदान, और इसके साथ 2021-22 के हिसाब से देखा जाए तो 16 पॉइंट यानी कि 3 से लेकर के 7
तक, यानी कि इसमें क्या है, इसका जीडीपी का योगदान कृषि का रहता है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना। राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो की गई थी, स्थापना सन 1963 में इसकी स्थापना की गई। इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय वो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। और इसका कार्य क्या है, तो कार्य इसके लिए हो जाएगा उत्पादन एवं वितरण। तो राष्ट्रीय बीज निगम की जो स्थापना होती है 1963 में की गई, मुख्यालय नई दिल्ली, और इसके साथ ही उत्पादन एवं वितरण इसका प्रमुख कार्य है। अर्थात जो बीज है वो किसानों को वहां तक उनको उपलब्ध कराना, और उसको उपलब्ध कराने के लिए अगर कोई बीज है तो उसको अगर अनुसंधान संबंधित कार्य करना तो किसानों को परामर्श देना, ये इसका प्रमुख कार्य माना गया है। अब हम बात करेंगे भारतीय कृषि जो है मानसून के आधार पर 3 भागों में बांटी गई है। कौन सी, यानी कि भारतीय कृषि, भारतीय कृषि मानसून के आधार पर, मानसून के आधार पर वर्गीकृत, वर्गीकृत। तो इसके अगर बात करें तो कुल मिलाकर के 3 प्रकार की है, बांटी गई है। नंबर 1 है खरीफ की फसल, यानी कि खरीफ फसल। दूसरी आती है इसमें रबी फसल, रबी फसल। और तीसरी आती है जायद फसल। कुल मिलाकर के ये 3 प्रकार की फसल है। दोस्तों आपको इसमें बता दें कि जो मानसून के हिसाब से इसका जो विभाजन किया गया, तो हमारे भारतीय जो कृषि है, तो भारतीय कृषि वर्ष का जो पहला, यानी कि इसकी जो शुरुआत होती है वो जुलाई से होती है, और इसमें जो बुआई का समय है जुलाई के समय, वो होता है किसका, होता खरीफ का। इसलिए हमारे भारतीय कृषि वर्ष की पहली फसल जो होगी तो वो कौन सी है, वो खरीफ है। तो आप इसको कहेंगे पहली फसल। और वर्ष की सबसे अंतिम फसल कौन सी है, तो अंतिम फसल जो होगी वो कौन सी है, तो आ जाएगी यहां पर जायद की फसल। तो कुल मिलाकर के यहां पर क्या हुआ कि 2 प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन और इस पे समझे। अब हम समझते हैं कि जो खरीफ की फसल होती है ये कब बोई जाती है, इनमें कौन सी प्रमुख फसलें आती हैं। इनमें से देखें तो आपको हम बता दें कि इसके लिए खरीफ की फसल जो है, आपको अभी हमने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के समय यह बोई जाती है। तो इसके जो बोने का जो समय है वो है जून और जुलाई में, जून जुलाई। अब आप देख पा रहे हैं कि कुल मिलाकर के 4 फसलें हैं और ये वर्ष में लगभग पूरी की जाती हैं। इसका मतलब है 12 महीने में ये 3 फसलें जो हैं, तो कितना समय लेंगी इसमें से, 4 माह का। लगभग एक फसल को 4 माह का समय लगता है। संपूर्ण ऐसी फसलें नहीं होती हैं, कुछ ऐसी भी फसलें होती हैं जो ज्यादा समय ले जाती हैं, लेकिन अमूमन तौर पर अगर इनको देखें तो इसके हिसाब से 3 प्रमुख फसलें आती हैं। तो खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और लगभग इसमें क्या होता है, सितंबर अक्टूबर तक यह काट ली जाती है। सितंबर और इसके साथ अक्टूबर तक यह क्या कर ली जाती है, काट ली जाती है। खरीफ की फसलों में प्रमुख फसल की बात करें इसमें, तो इसमें प्रमुख फसल जैसे इसमें आती है तंबाकू, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तंबाकू हो गया, कपास हो गया, इसी में मूंगफली हो गई, मूंगफली हो गई, इसी में आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, गन्ना हो गया, गन्ना हो गया, तिल हो गई। तो ऐसी फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। तो सीधे सीधे प्रश्न बनता है यहां से, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है, तंबाकू, इसके बाद आपका गन्ना और कपास। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई सारे एग्जामों में पूछा गया है।
तो तंबाकू, कपास, गन्ना प्रमुख रूप से किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कपास, गन्ना ये क्या नगदी फसलें भी हैं, तो आगे चलकर हम भी समझेंगे नगदी फसलें कौन सी होती हैं इनमें। अब बात आती है कि रबी की फसल कब बोई जाती है। रबी की जो फसल होती है इसकी जो बुआई होती है, समय होता है इसका अक्टूबर और नवंबर होता है। तो वास्तव में चूंकि ये मानसून लेट हो जाता है तो यहां की वजह से यहां नवंबर दिसंबर भी बोई जाती है। तो अक्टूबर व नवंबर में इसका क्या होता है, यानी कि बोई जाती है। और लगभग ये क्या होता है कि फरवरी और मार्च में काटी जाती है, लगभग मार्च तक काट ली जाती है, यानी कि मार्च तक। अगर यहां लेट होगी तो इधर भी लेट हो जाएगा। ठीक, इनमें से अगर बात करें कि कौन सी फसलें होती हैं, तो इनमें जो फसलें आती हैं वो हो गई जैसे गेहूं हो गई, इसी पे आपकी हाँ एक यहां पर और छूट गई थी, खरीफ में चावल भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, हाँ तो यहां पर हम बात कर रहे थे रबी में, तो गेहूं हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, अलसी हो गई, राई हो गई। ऐसी फसलों को रबी की फसल की श्रेणी पे रखा जाता है। अब हम बात करेंगे जायद की फसल। जायद की फसल की बात करें तो यह लगभग लगभग मार्च अप्रैल में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में बोई जाती है। और ये काटी कब जाती है, तो लगभग जून तक यह काट ली जाती है। ऐसी फसलें कौन सी हैं, तो इनमें से प्रमुख फसलें बात करें, जैसे इसमें मूंग हो गई, मूंग दाल जो होती है, मूंग की दाल आती है, तो मूंग दाल हो गई। इसके साथ इसमें तरबूज हो गए, इसी पे खरबूज हो गए, इसी में आपके करेला हो गया, करेला, इसी में हरी सब्जियां हो गई। तो इस प्रकार से यहां पर जायद की फसलें हैं। कुल मिलाकर के यहां पर आपने जाना कि जो कृषि, भारतीय कृषि है, उस मानसून के हिसाब से कुल मिलाकर के इसे तीन भागों में बांटा गया, तीन फसलों के रूप में बांटा गया। इनमें से एक आपकी खरीफ पहली थी, दूसरी रबी थी और तीसरी इसमें जायद थी। अब हम बात करेंगे आगे कि भारत में कृषि जोत का आकार किस प्रकार का है। भारत में कृषि जोत का आकार, भारत में कृषि जोत का आकार, भारत में कृषि जोत का जो आकार है, मतलब हमारे देश में किस प्रकार के जोतों का आकार मिलता है, मतलब कृषक किस प्रकार के मिलते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो इसमें से चार प्रकार के मुख्यतः मिलते हैं, लेकिन हम इसको पांच प्रकार के वर्गीकृत करके इसको पढ़ेंगे, क्योंकि पांचवा प्रकार इसमें जो रखा जाता है वो लघु मध्यम के रूप में होता है। तो कुल पांच इसमें आते हैं, समझते हैं पहले कौन कौन से हैं। इसमें आकार देखें प्रमुख रूप से, यानी कि चार प्रकार, लेकिन इनके हिसाब से हम पढ़ेंगे पांच प्रकार को। कौन कौन से देखते हैं। पहला इसमें सीमांत कृषक, सीमांत कृषक या सीमांत जोत कह सकते हैं। कृषि जोत लिखा तो हम यहां पर जोत लिखे दे रहे हैं, ठीक, बात वही एक ही है। तो कृषि जोत यानी कि सीमांत जोत। इसके बाद नंबर 2 पे आएंगे तो लघु जोत, फिर तीसरा लघु मध्यम जोत, लघु मध्यम जोत, चौथा आएंगे मध्यम जोत, मध्यम, मध्यम जोत, मध्यम जोत, और पांचवा आएंगे दीर्घ जोत, दीर्घ या बृहद जोत, बृहद जोत। ये कुल मिलाकर के ये पांच कृषि जोत का आकार भारत में है। अब इनमें से अगर हम बात करें सबसे पहले कि सीमांत जोत जो होते हैं इनके पास कितने हेक्टेयर, जितनी भी इनकी कृषि को रखा गया है वो हेक्टेयर में रखा गया है। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि सीमांत जो जोत है वो हेक्टेयर में अगर देखें तो जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, जिसके पास
यानी कि जो खेती है जिनके पास 1 हेक्टेयर से अगर उनके पास कम है, तो ऐसे कृषकों को, ऐसे किसानों के जोत के आकार को सीमांत कृषक कहते हैं, सीमांत जोत कहते हैं। लघु जोत में जो आते हैं, इसमें आया करते हैं 1 से 2 हेक्टेयर के बीच, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जिनके पास यानी कि खेती है, तो ऐसे कृषकों को लघु कृषक कहा जाता है या लघु जोत कहते हैं। लघु मध्यम में 2 से लेकर के 4 हेक्टेयर के बीच यानी कि जिन कृषकों के पास क्या होता है कि 2 से लेकर के 4 हेक्टेयर के बीच में उनके पास खेती बाड़ी होती है, इसका मतलब है कि लघु मध्यम जोत के अंतर्गत रखा जाएगा उनको। और इसके बाद आते हैं कि मध्यम जोत। मध्यम जोत में क्या होता है कि 4 से 10 हेक्टेयर वाले कृषकों को रखा जाता है, जिनके पास यानी कि 4 से 10 हेक्टेयर कृषक है। इसका मतलब है कि यहां पर क्या है कि वह किस में आएगा, तो मध्यम जोत में आता है। और जिन कृषकों के पास क्या है कि इनमें से 10 हेक्टेयर से अधिक है, 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन है, तो ऐसे लोगों को दीर्घ या बृहत कृषक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो हमने 4 बताया है, तो यहां पर आप इनको पढ़ लेंगे तो सीधे यहां पर मिलेगा आपको 2 से 10 हेक्टेयर। तो उसका नाम क्या दे देता है, मध्यम जोत दे देता है, लघु मध्यम जोत हटा देगा। तो ऐसे में 4 हो जाएंगे, लेकिन इनमें भी 2 विभाजन हो जाएगा, तो लघु मध्यम जोत और एक होता है मध्यम। बहुत सारी बुकें आपको बताएंगी कि 4 होते हैं, तो 4 में यही आप पढ़ते हैं, इनमें से ये 4 ये पढ़ रहे हैं, लेकिन पांचों में यहां क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन चुका है कि लघु मध्यम जोत, तो इसलिए हमने इसको भी रखा है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ 2 पार्ट कर दीजिएगा, यानी कि 2 से पहले 4 करना है। देखिए 2 से 4 हमने किया और इसके बाद 4 से 10 किया। तो इस प्रकार से अब एक प्रश्न यहां से यह भी पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के जोत का आकार है, तो लगभग 68% की बात करें तो यहां पर सीमांत जोत का आकार है। क्या कहेंगे कि सबसे बड़ा कृषि जोत लगभग 68% कृषक हमारे देश में जो मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, तो सीमांत जोत के आकार वाले कृषक भारत में पाए जाते हैं। और सबसे कम किस प्रकार के मिलते हैं, तो सबसे कम जो मिलते हैं वो होते हैं आपके दीर्घ कृषक। तो सबसे कम कृषि जोत आकार, कृषि जोत आकार। तो कुल मिलाकर के यहां से आपको दीर्घ या बृहत जोत भी प्राप्त होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि इसके लिए क्या है कि भारत में RIDE की स्थापना की गई, यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF, रूरल यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है, इसकी स्थापना जो की जाती है सन 1995-96 में की गई थी, जो सड़क एवं विद्युत के लिए यानी कि क्या करती है, या पेयजल के लिए विशेष आपको सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तो खास कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है। अब हम बात करते हैं कृषि वित्त की। क्या बात करते हैं, कृषि वित्त की। चलिए, कृषि वित्त, कृषि वित्त यानी कि एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस। एग्रीकल्चर जो फाइनेंस है, इसके बारे में अगर बात करें, इसमें 3 प्रकार को कृषि वित्त में रखा गया है। एक है अल्पकालिक, एक है मध्यमकालिक और एक है दीर्घकालिक। कौन कौन से, इसको 3 भाग में विभाजित करेंगे। नंबर 1 है अल्पकालिक, दूसरा है मध्यमकालिक, और तीसरा है दीर्घकालिक। अल्पकालिक जो होता है, ये 15 माह की अवधि तक, 15 माह की
अवधि तक, ये जो होता है 15 माह से 5 वर्ष तक, और जो 5 वर्ष से जो अधिक का समय होता है, 5 वर्ष से जो अधिक है, तो वो कौन सा होता है? दीर्घकालिक होता है। तो कृषि वित्त में 3 प्रमुख इसका विभाजन किया गया। जो 15 माह के लिए होता है वो कृषि वित्त आपका कहलाता है अल्पकालिक, और जो 15 माह से 5 वर्ष के बीच होता है वो मध्यमकालिक, और जो 5 वर्ष से अधिक का होता है उसे कहते हैं दीर्घकालिक कृषि वित्त। अब हम इनमें से बात करेंगे कि इसके लिए, कृषि वित्त के लिए कार्यरत कुछ संस्थाएं होती हैं। यानी कि भारत में कृषि वित्त के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। क्या है कि भारत में कृषि वित्त के स्रोत, इनकी बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। भारत में कृषि वित्त के स्रोत जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो इसमें होता है वो कहलाता है, पहला संस्थागत, और दूसरा जो होता है गैर संस्थागत। तो इसके लिए हम आपको समझाते हैं इनमें से कि संस्थागत क्या है। तो संस्थागत की अगर बात करें, संस्थागत का मतलब यहां पर यह बताया गया है कि वे कृषि वित्त जो मतलब एक संस्था के रूप में विद्यमान है, जो जिनके लिए सरकार ने किसी के ऊपर उनका नियंत्रण रखा है, जो गारंटी प्रदान करते हैं। जैसे यहां पर बात करें संस्थागत में, तो इसमें आएगा आपको नाबार्ड आता है, इसी में आरआरबी आती है, इसी में केसीसी आती है। तो कुल मिलाकर के संस्थागत जो कृषि वित्त हमको प्रदान करती हैं, जो हमको ये फाइनेंस संबंधित जो प्रदान करती हैं, वो कौन है? तो नाबार्ड हमारे देश के लिए कृषि कार्यों के लिए सबसे ज्यादा, यानी कि हमको ऋण उपलब्ध कराती है। सबसे बड़ी संस्था है, एक वित्तीय संस्था के नाम से इसे जाना जाता है। आपको बताया था सन 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। आरआरबी, यानी कि इसमें से जो आरआरबी है, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक जो हैं, रूरल रीजनल बैंक जो हैं, इसकी स्थापना जो की गई थी 1975 में। वर्तमान पे 43 कार्यरत हैं, 37 इनकी संख्या की जानी है। तो इसके लिए क्या था कि ये भी हमको क्या करती हैं, ये किसके लिए रखी गई? यानी कि कृषि वित्त ही तो ये प्रदान करती है हमको आरआरबी। और केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये क्या करती? आपको ऋण उपलब्ध कराती, वो भी सस्ता ऋण उपलब्ध कराती हैं। वर्तमान स्तर पर देखें तो इसमें 3 लाख तक ऋण किसान इससे ले सकते हैं, और न्यूनतम 4% दर से आपको यह ऋण प्रदान करती है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसे ग्रीन कार्ड के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के जो कृषि वित्त है, जो संस्थागत के माध्यम से आपको ऋण प्रदान करती हैं या फाइनेंस आपको सुविधाएं देती हैं फाइनेंस से संबंधित, तो वो आपकी संस्थागत कहलाती हैं। गैर संस्थागत क्या होते हैं? इनमें से साहूकार या जमींदार होते थे। क्या होते थे? साहूकार या जो जमींदार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो गैर संस्थागत कृषि वित्त के, यानी कि क्या विपणन संबंधित कार्य करते हैं, सॉरी फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पर आपने कृषि वित्त को समझा कि जो हमें कृषि वित्त से अगर कोई सहायता लेनी है तो संस्थागत सहायता हमको नाबार्ड, आरआरबी और केसीसी से मिल सकती है। गैर संस्थागत आपके यहां पर क्षेत्र में विद्यमान होते हैं साहूकार व जमींदार, यहां से भी आपको फाइनेंस संबंधित सुविधाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन ये आपको उतने कर्ज में डुबो देते हैं कि आप उनको क्या करते हैं कि आप जो कर्ज लिया आपकी खेती गिरवी तक रख जाती है। अब हम बात करेंगे एक रिमार्क फैक्ट में, यहीं से, वो है एग मार्क। एग मार्क, देखिए ये जो एग मार्क है, एग मार्क,
एगमार्क में के बारे में कहें तो सन 1937 में एक एक्ट लाया गया था। सन 1937 में एक एक्ट लाया गया था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फिर इसके क्या था, एगमार्क, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937, ये एक्ट लाया गया। एगमार्क की जो लाने के लिए एक एक्ट था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937 के तहत एगमार्क की क्या हुई, यानी कि यहां पर शुरुआत हुई। और एगमार्क क्या है कि खाद्य वस्तुओं की उच्च गुणवत्ता की गारंटी प्रदान करता है। मतलब इसका मतलब है कि वह एक उच्च गुणवत्ता वाली चीजें हैं। मतलब क्या है कि खाद्यान्न वस्तुओं की उच्च गुणवत्ता, खाद्यान्न वस्तुओं की उच्च जो गुणवत्ता है वो किसके लिए है, वो एगमार्क है। तो एगमार्क में उच्च गुणवत्ता को लेकर के इसमें रखा गया है। अब हम इसमें से बात ये करेंगे, जैसे एगमार्क होता है, हॉलमार्क होता है, इको मार्क होता है। तो इको मार्क जो मिलता है, यहीं पर उनको भी देख लेते हैं। एक होता है इको मार्क। इको मार्क जो होता है ये पर्यावरण संतुलन, मतलब क्या होता है, स्वच्छता को रखने के लिए क्या होता है, इको मार्क का प्रयोग होता है। एक होता है हॉलमार्क, ये जो होता है ये सोने की शुद्धता का प्रमाण देता है, सोने की शुद्धता। तो तीनों में अलग अलग है। एगमार्क खाद्यान्न वस्तुओं की उच्च गुणवत्ता, इको मार्क पर्यावरण स्वच्छता को लेकर के, और इसके साथ हॉलमार्क सोने की शुद्ध यानी कि शुद्धता को लेकर के, शुद्ध गुणवत्ता को लेकर के, यह इनके प्रतीक हैं। तो एक मार्ग में जो है इसका संचालन कौन करती है, तो नाफेड करती है। इसका एगमार्क का संचालन कौन करती है, नाफेड करती है, नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर। आपको बता दें इसके पहले आपने अभी पढ़ा था ICAR। ICAR जो है वो कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी यानी कि अनुसंधान की सबसे बड़ी श्रेष्ठ संस्था है। अगर उसके बाद कोई संस्था आती है तो वो कौन सी है, वो नाफेड है। ठीक, तो कौन सी है इसमें, नाफेड है। तो नेशनल एग्रीकल्चर, इसमें कोऑपरेटिव। तो नाफेड के बारे में कहा जाता है कि ये क्या करती है, एगमार्क को संचालन करती है। मतलब एगमार्क जो जारी करती है, मतलब जो एगमार्क को लेकर के मतलब इसके प्रतीक देती है, उच्च गुणवत्ता को लेकर के जो प्रतीक यानी कि जो देती है वो कौन होती है, तो वो नाफेड होती है। अब नाफेड को मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नाफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये जो नाफेड है, नाफेड के यही यानी कि इसकी स्थापना जो होती है 2 अक्टूबर सन 1998 में की गई थी। ठीक, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। क्या इसमें सहकारी विपणन संघ। ठीक, इसकी जो स्थापना है, स्थापना 2 अक्टूबर 1958 की इसमें इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ जो है, तो इसकी जब स्थापना की गई तो यह कार्य क्या करती है, यह एग मार्ग को जारी करती है। यानी कि जो खाद्यान्न वस्तुओं की उच्च गुणवत्ता का निर्वहन करती है और आयात निर्यात पर जो भी चीजें होती हैं उस पर यह क्या करती है, यानी कि देख रेख करती है। आगे हम बात करेंगे भारतीय खाद्य निगम। क्या है? भारतीय खाद्य निगम। अगला जो होगा भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। FCI जो है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कहा जाता है कि अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर, अशोक मेहता समिति की सिफारिश, अशोक मेहता समिति की सिफारिश सन 1957 में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के इन्होंने अपने कथन कहे थे। इन्होंने कहा था कि भारत में पंचवर्षीय व्यवस्था को जो जारी किया, लागू किया जाए, अब वो 1 स्तरीय हो, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय हो, 4 स्तरीय हो, इस प्रकार से 3 स्तरीय को लेकर के इन्होंने अपनी शब्द कहे थे। अशोक मेहता समिति सन 1957 में इन्होंने सुझाव दिया कि भारत में एक भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की जाए और इसी के तहत ही भारत में खाद्य निगम की स्थापना कर दी जाती है। और इसकी जो स्थापना हुई थी तो 1 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना कर दी गई। इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय यानी कि इसका जो केंद्र है वो कहां पर है, तो नई दिल्ली है। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगर इसके कार्यों की बात करें तो कार्य जो हैं ये कृषि विपणन व वितरण, ठीक, संबंधित कार्य करती है। अब ये जो भारतीय खाद्य निगम है FCI क्या करती है, इसके अंतर्गत और भी कार्य पढ़ने को आपको मिलेंगे। अभी हम आपको बताएंगे इसी पे कि भारत में कृषि मूल्य आयोग भी स्थापित किया गया। कृषि मूल्य आयोग जो स्थापित किया गया था वो क्या करती है कि ये MSP जारी करता है। तो भारतीय खाद्य निगम मतलब जो खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर के, कि हमारे देश में आपको जैसा हमने बताया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत भुखमरी से जूझ रहा था। उस समय हमने 2 युद्ध लड़े और इसके बाद अकाल पड़ गया। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उसी समय यह निश्चय किया गया कि हम ऐसी एक संस्था बनाएं कि जो कम से कम हम अपने खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएं। अर्थात वो उत्पादन पर, उसके विपणन पर, अर्थात उसके विनिमय पर या वितरण पर क्या करती है, वो निगरानी करती है। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। यह खाद्यान्न का बफर स्टॉक भी करती है। क्या करती है? बफर स्टॉक। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है कि खाद्यान्न का बफर स्टॉक कौन करता है, तो आप कहेंगे FCI करती है। मतलब बफर स्टॉक का मतलब ये भंडारण भी करती है। ठीक, तो इसके लिए क्या है कि भारतीय खाद्य निगम, आपको बता दें कि इसी में भारतीय कृषि मूल्य आयोग जो स्थापित किया गया था, वो क्यों किया गया, क्योंकि इसके लिए क्या था कि जो किसान थे, तो किसानों को क्या था कि जब कोई वस्तु उत्पादन करते थे, तो वो जब किसान कृषि उत्पादित करते हैं, तो फसल को उत्पादन करते हैं, तो ज्यादा जब उत्पादन हो जाता तो उस वस्तु की कीमत गिर जाती है, तो किसान फिर उस वस्तु का उत्पादन बंद कर देते हैं।
तो इसके लिए सरकार ने एफसीआई के तहत ही यहां पर क्या किया कि कृषि यानी कि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना की। क्या स्थापना की कि कृषि लागत मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग, मूल्य आयोग। देखिए कृषि लागत और मूल्य आयोग, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग जो स्थापित किया गया था 1965 में पहले स्थापना हुई थी। मतलब केवल क्या था, मूल्य आयोग, कृषि मूल्य आयोग के नाम से था। कृषि मूल्य आयोग यानी कि लागत शब्द नहीं था। तो उस समय इसकी स्थापना 1965 में की गई थी जब एफसीआई की स्थापना की गई थी। इसको अगर करते हैं तो कमीशन फॉर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज। तो ये कृषि मूल्य आयोग जो था, इसकी स्थापना अगर बात करें, स्थापना सन 1985 में स्थापना इसकी की गई थी। ध्यान दीजिएगा, जब कृषि मूल्य आयोग खाली पूछ ले, अगर यहां से पूछ ले कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना तो 1965 होगी, क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया। नाम बदलकर जो कर दिया गया, क्या किया गया कि कृषि लागत और मूल्य आयोग कब किया गया, 1985 में। तो इसलिए कृषि लागत मूल्य आयोग की स्थापना पूछी जाए तो 1985, और लेकिन कृषि मूल्य आयोग पूछा जाए तो 1965 में इसकी स्थापना की गई। इसका कार्य क्या होता है, इसका जो कार्य होता है वो है एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये क्या है कि अब आपको हम बताते हैं इसके पीछे की कहानी कि क्या है, ये क्यों इसकी स्थापना की गई और इसका मकसद क्या था। देखिए इसके लिए बात करें अगर, तो पहले क्या था कि आपको भी जैसा कि हमने बताया, थोड़ा सा बैठ लेते क्योंकि हमारे पैर में थोड़ा सा चोट आ गई है, तो आपको बैठ करके समझा देते हैं थोड़ी। तो देखिए इनमें से हम आपको बता दें कि जब हमारे देश में कृषि संबंधित जो कार्य होते थे, मतलब जो कार्य किए जाते थे, उन कार्यों को क्या था कि किसान जब किसी वस्तु का उत्पादन करता है, जब कोई वस्तु, मान लेते हैं कि कोई किसान उसने क्या किया कि आलू की खेती उसने प्रारंभ करी, उसने एक आलू बहुत सारे मात्रा में उसने उत्पादन किए। जब उसने आलू बहुत सारे उत्पादन कर दिए तो उस समय क्या था कि उसकी कीमत क्या हो जाती है, गिर गई। अर्थात उसने जो लागत लगाई उसकी उतनी लागत तक नहीं निकल पाई, तो फिर किसान उस फसल का उत्पादन क्यों करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, उसकी मेहनत इतनी लगी। तो फिर किसान वो उस वस्तु का उत्पादन करना बंद कर देता है, उस फसल का उत्पादन बंद। अब बात आई तो ऐसे में तो फिर ये हुआ, सरकार को ये लगा कि अगर किसान उत्पादन नहीं करेगा तो फिर खाद्यान्न वस्तुओं का आएंगी तो कहां से आएंगी, तो हमको किसानों के लिए हमको एक गारंटी देनी होगी। तो किसानों को गारंटी देने के लिए, ताकि किसान उत्पादन बंद ना करें, अगर किसान उत्पादन किसी फसल का बंद कर देंगे, इसका मतलब है कि खाद्यान्न हमारा उत्पादन बंद हो जाएगा, फिर हमें किसी दूसरे देश के समक्ष जाना होगा। और दूसरा देश आपको पता है कि उस समय जब हम 1965 में इनके पास पहुंचे थे, अमेरिका के पास, तो अमेरिका ने हमको थर्ड क्वालिटी का गेहूं दिया था और इसके बाद में उसने वो भी देने से इंकार कर दिया था। तो इसको लेकर के यहां पर क्या किया कि सरकार ने जब इसकी स्थापना की, कृषि मूल्य और यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग 1985 में, तो इसने क्या किया कि इसका कार्य दे दिया कि भैया आप हम क्या करेंगे, एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य रखेंगे। और ये वर्ष में 2 बार होता है। कितनी बार होता है, ध्यान रखिएगा, वर्ष में 2 बार, 2 बार होता है। एक हुआ करता है, एक जो होता है वो होता है आपका खरीफ की फसल में, खरीफ की फसल में, और एक होता है इसमें रबी की फसल में।
तो एमएसपी मूल्य वर्ष में कितनी बार जारी किए जाते हैं? 2 बार जारी किए जाते हैं। और कब कब जारी किए जाते हैं? एक खरीफ की फसल के समय, जब खरीफ की फसल आनी होती है उस समय, और इसके बाद एक होती है रबी की फसल के समय। जो भी रबी की फसल हमने आपको बताई कि कौन सी रबी की फसल में आती है, कौन सी आपकी खरीफ की फसल में आती है। तो इसको लेकर के एमएसपी जारी करती है। तो हमने अभी आपको बताया कि सरकार क्या करती है कि किसानों को ताकि उत्पादन बंद ना करे, तो उसको गारंटी देने के लिए क्या किया कि यहां पर इसकी स्थापना की। और इसने सरकार क्या कहती है कि सरकार कहती है कि देखिए किसान भाई आप परेशान ना हो, अगर उस समय मार्केट में कोई वस्तु आपकी नहीं खरीदता तो कम से कम हम इतना मूल्य रख देंगे कि आपकी जो उत्पादन में जो लागत लगी है उससे कहीं ज्यादा ही हम आपको उतना मूल्य देंगे, वो हमारी सरकार खरीदेगी। और सरकार ने इसके लिए मंडियां स्थापित कर रखी हैं। तो सरकार क्या करती है, जगह जगह पर मंडियां स्थापित कर चुकी हैं। तो सरकार के पास जो मंडियां हैं उन मंडियों में जाकर के आप बेच सकते हैं। मान ले जैसे हम वर्तमान पे मान लेते हैं कि जैसे वर्तमान पे बात चल रही है धान की, ठीक। हम थोड़ा सा देखते हैं कि धान को लेकर किस पे चर्चा करते हैं। देखिए यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो धान है, मानते हैं कि हमारे यहां पर ये धान है, धान का वर्तमान पे खरीफ की फसल चल रही है, किसान कृषक बेच रहे हैं। यहां पर कीमत रख दी गई, मान लेते हैं कि सरकार ने रखी 2850 रुपए रख दिए। न्यूनतम धान का मूल्य कितना है? 2850 है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, अगर 2850 रुपए से ज्यादा अगर बाजार में कोई भी ले रहा है तो किसान कहां जाएंगे? बाजार जाएंगे। किसान किसके पास चले जाएंगे भाई? जहां ज्यादा हमें लॉब प्रॉफिट होगा, हम उसी जगह तो हम अपनी फसलों को बेचेंगे। तो किसान बाजार में चला गया क्योंकि वहां पर 3000, 3200, 3500 में खरीद रहे थे। लेकिन यही जब बाजार के लोग सस्ता खरीदते हैं, मान लेते 2600 में अगर खरीद रहे हैं, तो किसान फिर बाजार क्यों जाएगा? फिर वो सरकार की जो मंडी होती है, सरकार की मंडी में जाएगा और सरकार की मंडी में जाकर के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्या कर देगा? वो बेच देता है। तो इसी को कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके पीछे लाने का श्रेय क्या है वो आप समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक, आगे हम थोड़ा सा देखते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखिए सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली है यानी कि पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, इस प्रणाली को लेकर के क्यों लाया गया? अभी आपको हम बता दें इसमें से कि सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली है इसकी जो शुरुआत है 1950 में की गई। हम एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वितरण का मतलब समझते हैं कि मतलब फैलाव, प्रसार, लोगों तक पहुंचाना। सरकार ने क्या किया कि हर व्यक्ति फसल का उत्पादन नहीं करता है। हमने आपको बताया कि जो 51% लोग ही कृषि काम करते हैं, जो 49 बचे आपके, वो 49 उपभोग करते हैं, चूंकि वो भी कृषि जो करते हैं वो भी उपभोग करते हैं, और जो शेष आपके 49 बचे वो भी तो अन्य जो कार्य करते हैं वो भी तो उपभोग करते हैं खाद्यान्न वस्तुओं का। तो जब वो वस्तु क्या करते हैं कि किसी वस्तु को खरीदना होता है तो हम मार्केट जाते हैं तो हमको महंगी चीजें मिलती हैं। तो सरकार ने क्या किया कि एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली लेके आए कि ऐसा करते हैं कि सबके लिए सरकारी, सार्वजनिक मतलब सरकारी, सबको समान चीजें, मतलब सबको क्या हो, कोई भी व्यक्ति भूखा पेट ना सोए, इसको लेकर के इन्होंने इसकी शुरुआत की। और इस शुरुआत में क्या किया कि केंद्र सरकार ने अपना हस्तक्षेप किया। केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने कहा कि देखिए हम इसका दावा करते, क्योंकि इसका कर्तव्य किसका है? केंद्र सरकार का। ये केवल ये नहीं है कि उसका कर्तव्य ही है, क्योंकि हमने सरकार को चुना है और सरकार को फर्ज ये है कि कोई भी व्यक्ति यानी कि भूखा पेट ना सोए, तो उसको लेकर के उसका कर्तव्य बन जाता है। तो केंद्र सरकार क्या करती है कि एफसीआई के लिए कार्य देती है। एफसीआई से क्या कहती है? एफसीआई, एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम को उसने यानी कि कार्य दे रखा है कि आपको खाद्य की सुरक्षा करनी है। मतलब जो सरकार ने जो खरीदा है, हमने आपको बताया ना अभी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, जो एमएसपी है, एमएसपी, तो इस एमएसपी पर जो खरीद की गई है, तो इसको गारंटी सरकार कहती है कि देखिए आपको क्या करना कि खाद्य सुरक्षा करनी है। उनका ठीक है। इसके साथ में एक कार्य और होता है, एमएसपी पर निगरानी करना। एमएसपी, एमएसपी तैयार करना। लागू कौन करता है? निर्देश सरकार के होते हैं, लेकिन काम करने के लिए कृषि मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग होता है और एफसीआई होती है। तो एफसीआई क्या करती है? यहां पर एमएसपी यानी कि तैयार करती है। अब ये जो एमएसपी है, इस एमएसपी के अंतर्गत क्या रखा जाता है? बफर स्टॉक होता है। क्या होता है? यानी कि इससे जो तैयार किया जाता है वो बफर स्टॉक होता है। बफर स्टॉक यानी कि हमने क्या कर लिया? भंडारण कर लिया। सरकार ने, जो हमने आपको बताया कि सरकार ने जगह जगह पर क्या है कि मंडियां स्थापित की, ताकि किसानों को न्यूनतम एमएसपी पर क्या किया जाए, कम से कम उन चीजों को खरीदा जाए, ताकि वो किसान उत्पादन करता रहे, अपना उत्पादन बंद ना करे। तो इसको लेकर के इन्होंने क्या किया? बफर स्टॉक कर लिया। अब ये जो बफर स्टॉक है, अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि प्रारंभ होती है। सरकार ने खरीद लिया, अब इसका वितरण कैसे करें? तो फिर केंद्र सरकार क्या करती है? राज्य सरकारों को सूचना देती है। क्या करके? यानी कि जो राज्य सरकारें होती है, देखिए काम कहां से हो रहा? केंद्र सरकार, फिर एफसीआई आई, यहीं पर कृषि लागत मूल्य आयोग भी आया, इसके बाद बफर स्टॉक हुआ। अब सरकार जो होगी वो राज्य सरकारों को सूचना देगी। मान लो तो यहाँ राज्य सरकारें हैं, कहीं यूपी है, कहीं एमपी है, कहीं आपका महाराष्ट्र वगैरह है, ये सब राज्य भिन्न भिन्न राज्य हो गए। अब राज्यों से कहेगी कि भैया आपके यहाँ आवश्यकता कितनी है, खाद्यान्न वस्तुओं की आवश्यकता कितनी है। तो उत्तर प्रदेश कहेगा हमको इतने मीट्रिक टन, इतने से गेहूं चाहिए, इतने चावल चाहिए, इतने धान चाहिए, इतने ज्वार चाहिए, इतनी मूंग चाहिए। अपना अपना राज्य अपनी पूरी डिमांड बताते हैं। ये केंद्र सरकार का फर्ज है कि इस प्रत्येक राज्यों से अपना परामर्श ले कि क्या आपको कितनी आवश्यकता और उसकी पूर्ति कराए। अब जब हमने बता दिया, मतलब राज्य ने, उत्तर प्रदेश से एग्जांपल ले लेते हैं, और इन्होंने बता दिया कि देखिए हमारे यहाँ पर इतनी आवश्यकता है। अब सरकार कहेगी कि देखिए मैं आपको वो खाद्यान्न उपलब्ध कराती हूं, ये हमारे यहाँ पर आपका इतना खाद्यान्न है और आप इस खाद्यान्न को लेकर के आप जनता तक क्या करें? इसका वितरण करें। तब राज्य सरकार का कर्तव्य बन जाता है। अब देखिए राज्य सरकार का कर्तव्य क्या आता है? राज्य सरकार, अब राज्य सरकार का कर्तव्य यह है कि आप वितरण करें। वितरण करने के लिए पहले राशन दुकानें खोलें। आपको पहला कर्तव्य क्या है कि राशन दुकान खोलना है। आपको दुकान खोले, ठीक। उनका ठीक है, हम राशन दुकानें खोल दे रहे हैं। आगे बात यह है कि राशन दुकानों को तो हमने खोल दिया, इसके साथ में आपको राशन कार्ड जारी करना। आपको राशन कार्ड भी जारी करना है। बिना राशन कार्ड के आप कैसे आप उनको खाद्यान्न यानी कि वस्तुएं देंगे आप? इसके बाद तीसरी जो चीज थी कि उसी पर राशन कार्ड से खाद्यान्न का वितरण करना। राशन कार्ड से खाद्यान्न का वितरण करना। देखिए ध्यान दीजिए, तीन प्रमुख कार्य किसके हैं? राज्य सरकार के हैं। तो ये कार्यों को समझते जाइएगा इसमें कि राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि आप राशन की दुकानें खोलें, राशन कार्ड आप क्या करें? आप जारी करें, इसके साथ राशन कार्ड से ही खाद्य वस्तुओं का वितरण करें। जबकि केंद्र सरकार का क्या था कि एफसीआई द्वारा, ध्यान दीजिएगा केंद्र सरकार के कार्य भी यहीं पर देख लीजिए, वैसे हमने बता दिया आपको, लेकिन लिख करके बता दें कि केंद्र सरकार के कार्य क्या होते हैं। एफसीआई द्वारा एमएसपी जारी करना।
एमएसपी, आपको हमने बताया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करना, पहला इनका प्रमुख कार्य है। दूसरा है एमएसपी पर, नंबर 2 कार्य है एमएसपी पर खाद्यान्न खरीदना, मतलब बफर स्टॉक करना, बफर स्टॉक करना। ये किसका कार्य है? ये इसी का यानी कि केंद्र सरकार का प्रमुख दूसरा कार्य है। और तीसरा है राज्य सरकारों को खाद्यान्न वितरण करें, राज्य सरकार को खाद्यान्न वितरण करे। तो कुल मिलाकर के यहां पर कितने कार्य यानी कि 3 प्रमुख कार्य आपको केंद्र सरकार के, इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब आपको समझ आ गया होगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। नहीं आया तो एक बार फिर से शॉर्टकट में आपको बताते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है 1950 में इसकी शुरुआत की गई। इसका मकसद है कि लोगों से क्या है कि जो खाद्यान्न उत्पादन अर्थात जो किसान उत्पादन करते हैं, फसल को उत्पादन करते हैं, उसको कम से कम इतनी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदें कि किसान अपना उत्पादन बंद ना करें। क्योंकि जब कोई फसल की कीमत बहुत कम हो जाती है तो किसान उसका उत्पादन करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उतना उनको जो उन्होंने लागत लगाई है वो निकल नहीं पाती। फिर इसके बाद सरकार ने कहा ठीक है, आपको किसानों के लिए एमएसपी इन्होंने जारी कर दिया। इसके बाद इन्होंने कहा कि देखिए, हम आपको इतना ही नहीं, खरीद करके जिनके पास खाने की चीजें नहीं है, मतलब खाद्य वस्तुएं नहीं है, उनके पास हम बहुत सस्ती दर से आप तक पहुंचाएंगे खाद्यान्न वस्तुएं। ये सरकार का आपका कर्तव्य है। तो सरकार, केंद्र सरकार ने 3 चीज इस पे जारी की। तो केंद्र सरकार ने कहा कि एफसीआई द्वारा हम क्या करेंगे? एमएसपी जारी करेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा कि देखिए, एमएसपी पर खाद्यान्न खरीदेंगे और उसका वितरण भी करेंगे। इसके बाद राज्य सरकारों को खाद्यान्न हम वितरण कर देंगे, क्योंकि केंद्र सरकार आपकी खाद्यान्न वस्तुएं नहीं बांटती है। आपने जैसे देखा होगा वर्तमान पे जो राशन कार्ड जिनके पास हैं उनको निःशुल्क यानी कि कोई भी दर पे पैसा बिन दर के आपको क्या किया था? खाद्यान्न चीजें दी जाती हैं। जो भी गेहूं चावल दाल जो भी आपको मिलता है उनसे आपको कोई भी पैसा, क्योंकि वैसे तो पैसा बहुत 2 रुपए 3 रुपए केजी लिया जाता था, लेकिन वर्तमान पे बिल्कुल भी कोई भी रुपए नहीं लिया जा रहा। इसका मतलब है कि ये केंद्र सरकार का तो दायित्व है, उसने ऑर्डर दे रखा है, लेकिन वितरण कौन करता है? वो कौन करती है? वो आपकी राज्य सरकार करती है। तो जब ये राज्य सरकार के केंद्र सरकार के दिशा निर्देश होते हैं और राज्य सरकार ये कार्य करना प्रारंभ कर देती है, तो इसी पूरी प्रक्रिया को हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एमएसपी से तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। ठीक, उम्मीद है कि आपको आया होगा। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है, इसकी शुरुआत जो होती है सन 1999 में की गई थी। कब हुई? सन 1999 में की गई। जैसा कि बीमा शब्द लगा है, इंश्योरेंस जो है अर्थात इसका मतलब है कि जो कृषि है तो कृषि संबंधित कार्यों को बीमा के लिए यानी कि कृषि का भी बीमा होता है, उस बीमा को करने के लिए यहां पर इस योजना की शुरुआत की गई। और इसका बीमा कौन करता है? तो LIC, ठीक, भारतीय जीवन बीमा निगम क्या करती है? इसका बीमा करती है। तो सभी फसलों के लिए मान्य किसी भी फसल का आप बीमा करा सकते हैं। ये किसके अंतर्गत? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत, और 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। बात करते हैं कृषि नीति। कृषि नीति के सामान्यतः यहां पर देख लेते हैं कि जो कृषि नीति, प्रथम कृषि नीति भारत में लाई गई थी सन 1991-92 में लाई गई थी। 1991-92 में कृषि नीति जब लाई गई तो इस समय यहां से आगे चल के अभी आपको हम बिल्कुल पढ़ने वाले कि कृषि क्रांतियां इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां समझते हैं कि 1991-92 में जब पहली कृषि नीति लाई गई तो उस समय यह था कि कृषियों की जो उत्पादकता है उस उत्पादकता को बहुत तीव्र गति से, क्योंकि मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, उन चीजों को मांग को देखते हुए बहुत तीव्र गति से
फसलों के उत्पादन करना था, उसका दोगुना उत्पादन करना था। तो इसके पूर्व सन 1900 जैसा कि 66 में आप जानते हैं कि हमारे देश में हरित क्रांति लाई गई थी। अभी उसके बारे में और विस्तृत तरीके से समझेंगे। फिर दूसरी औद्योगिक जो दूसरी कृषि नीति जो लाई गई थी दिसंबर 2000 में लाई गई थी और इसे इंद्रधनुषी क्रांति वाली नीति के नाम से भी जाना जाता है। किसान कॉल सेंटर जो है सन 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि अगर किसानों में कोई फसल है और फसल में कोई नुकसान है, कोई कीड़ा लगता है या वहां पर उतना उत्पादन नहीं हो पाता है, तो किसानों को एक टोल फ्री नंबर दिया गया था, उस पर कॉल करके उस फसल के लिए या उस मिट्टी